नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का किया नेतृत्व। कहा, अस्थिर विश्व में शांति का एकमात्र रास्ता है योग। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजधानी दिल्ली में किया योग। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MACCIA के नवनिर्मित मुख्यालय का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह ने कार्यक्रम को भी किया संबोधित। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर आधारित सहकार से समृद्धि 2025 विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, कभी समाप्त नहीं हो सकता किसान का महत्व। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सकें, सांस ले सकें, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के
6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी नई दिल्ली में आयोजित योग दिवस समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिवराज समेत बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। उन्हीं के प्रयास है जिसके कारण योग आज पूरे विश्व में पहुंचा है और विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है। फिट इंडिया, हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए योग जरूरी है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हम सारे काम करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और योग इसकी गारंटी है कि हम कम से कम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए और आगे अगर बढ़ें तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम योग जरूर करें। एक दिन नहीं, रोज योग करें। कम से कम 20 मिनट आसन और 20 मिनट प्राणायाम हम जरूर करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन का जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको आप ठीक से प्राप्त कर सकेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन की महत्ता और सरकार की ओर से उठाए गए बड़े कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे देश का सहकारिता जीवन दर्शन की आत्मा है। पूरी दुनिया के लिए सहकारिता एक आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, परंतु भारत के लिए सहकारिता एक हमारे पारंपरिक जीवन का दर्शन है। साथ में आना, साथ में सोचना, साथ में काम करना, एक ही लक्ष्य के और साथ में जाना और सुख और दुख दोनों में साथ निभाना, ये भारत के जीवन दर्शन की आत्मा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि सहकारिता से सफलता के प्रयासों पर भी जोर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में अमूल, इफ्को, क्रिप्को और नाफेड सहित कई संस्थाओं ने सफलता की गाथाएं रची हैं। सहकारिता आंदोलन के तहत ही अमूल, इफ्को, क्रिप्को या नाफेड, ये सभी संस्थाओं ने ढेर सारी सफलता की गाथाएं रची। मैं गुजरात से आता हूं। आज अमूल के साथ 36 लाख गरीब बहनें, ग्रामीण बहनें जुड़ी हैं, जिसकी एक भी बहन की पूंजी 100 रुपये से ज्यादा नहीं लगी, और वो 36 लाख बहनों का पुरुषार्थ आज 80,000 करोड़ का टर्नओवर करता है और मुनाफा सीधा वो बहन के अकाउंट में जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MACCIA के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकसित भारत के विजन को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बनेंगे। मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इस 11 साल में
ढेर सारी चीजें बदल गई हैं। देश में आमूलचूर परिवर्तन आया है। हम जब मोदी जी की सरकार बनी तब दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर थे। आज हम 4थे नंबर पर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2027 के पहले 27 के वित्तीय वर्ष के पहले हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर आधारित सहकार से समृद्धि 2025 विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि सहकारिता भारत की मिट्टी और इसकी जड़ों में वर्षों से व्याप्त है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान का महत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 18% है। लगभग 46% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई है। किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए जो रोड मैप बनाया गया उसमें शामिल है प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम, फसल नुकसान की स्थिति में उचित आवजा और कृषि का विविधीकरण और उर्वरकों के सीमित उपयोग के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को सुरक्षित रखना। शिवराज सिंह ने कहा कि हमें देश की परिस्थितियों के अनुसार कृषि क्षेत्र में उन्नति के मार्ग तय करने होंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान द्वारा पंजीकरण के बाद तुअर, मसूर और उड़द की भी खरीद की जाएगी। दलहन, तिलहन साथ ही सोयाबीन में भी रिकॉर्ड स्तर पर खरीद हुई है। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान एक तक शोध की सही जानकारी पहुंचाने के लिए भी व्यापक स्तर पर कोशिश की गई। प्रधानमंत्री जी के विजन में लैब टू लैंड को जोड़ने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान भी आयोजित किया गया। शिवराज सिंह ने कहा कि अब अमानक बीज और कीटनाशक बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि कृषि उन्नति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गंगा नदी के किनारे स्थित राज्य के 13 जिलों में बना जैविक कॉरिडोर राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल पेश कर रहा है। इस कॉरिडोर के हजारों एकड़ जमीन पर जैविक तरीके से खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने, गंगा और इसकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए इस योजना को 2020 में शुरू किया गया था। आज इस कॉरिडोर में खेतों से बहकर गंगा नदी में जाने वाले रासायनिक तत्वों की मात्रा में कमी आई है। किसान जहरीले रसायनों से मुक्त फसली और कृषि उत्पाद उपजा रहे हैं। राज्य के 20,000 से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़े हैं। इन किसानों के द्वारा करीब 19,594 एकड़ से ज्यादा जमीन पर जैविक खेती की जा रही है। वर्ष 2020-21 में शुरू हुई ये योजना पूर्व में 2022-23 तक के लिए थी, लेकिन इससे मिली शानदार सफलता के कारण राज्य सरकार ने इसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। गंगा नदी के किनारे स्थित बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जिले में ये जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास परिसर में राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वो मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम पशुपालन, डेयरी और गौपालन विभाग होगा। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए गौपालकों और गौशाला संचालकों ने उत्साह से भागीदारी की। मुख्यमंत्री ने गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अंतरित सिंगल क्लिक से की। इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के 3 हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप ऋण स्वीकृति आदेश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाना है। राज्य शासन द्वारा इसके लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। पूरा प्रदेश वनों से आवंचित है। वर्ष 2002 और 2003 तक पशुपालन विभाग का बजट सिर्फ 300 करोड़ था, जो बढ़कर अब 2,600 करोड़ हो गया है। किसी समय प्रदेश में फैट मात्रा के अनुसार दूध खरीदने की व्यवस्था लागू की गई थी। राज्य सरकार ने अमृत समान गौ माता का दूध खरीदने का निर्णय लिया है ताकि गौ पालक को लाभ पहुंच सके। गाय का दूध संपूर्ण आहार है।
किसानों के कल्याण और कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर साइबर ठगों से सावधान करने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल के कृषि अभियांत्रिकी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। संचालक अभियांत्रिकी ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर स्वयं को विभागीय अधिकारी के रूप में अपना परिचय देकर साइबर ठगी करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषक हितग्राही योजनाओं के अंतर्गत कस्टम हायरिंग योजना की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। इस प्रक्रिया में किसी भी हितग्राही से योजना संबंधी संपर्क नहीं किया जाता है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश दुबे ने शुक्रवार को बताया कि संचालक कृषि अभियांत्रिकी ने हितग्राहियों को से अपेक्षा की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, अन्य सोशल मीडिया से प्राप्त होने वाले कॉल बिल्कुल भी ना उठाएं। अनजान व्यक्तियों पर विश्वास न करें, उनसे किसी भी प्रकार की सूचना, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। आपके साथ कोई साइबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में cybercrime.gov.in या साइबर क्राइम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1930 पर अवश्य करें। राम जल सेतु परियोजना के तहत पहला नौनेरा बैराज बनकर तैयार हो चुका है। PKC-ERCP के तहत बनकर तैयार हो चुके इस बांध की साल 2024 के मानसून सीजन में पानी भरकर टेस्टिंग भी की जा चुकी है और टेस्टिंग में ये बैराज खरा उतरा है। ये राजस्थान का पहला बैराज है जिसकी क्षमता 15 लाख के क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने की है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की भागीरथ योजना का नौनेरा बैराज तैयार। राजस्थान के किसानों को सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं होंगी उपलब्ध। नौनेरा बैराज की 15 लाख क्यूसेक पानी है डिस्चार्ज क्षमता। नौनेरा बैराज के गेटों को खोलने और बंद करने के लिए है हाइड्रोलिक सिस्टम। PKC-ERCP के तहत बनकर तैयार हुआ है बैराज। रिकॉर्ड 6 साल में बनकर तैयार हुआ है डैम। राजस्थान और मध्य प्रदेश की रामजल सेतु परियोजना के तहत पहला नौनेरा बैराज बनकर तैयार हो चुका है। PKC-ERCP के तहत बनकर तैयार हो चुके इस बांध की साल 2024 के मानसून सीजन में पानी भरकर टेस्टिंग भी की जा चुकी है और टेस्टिंग में ये बैराज खरा उतरा है। इस बैराज की खासियत यह है कि ये राजस्थान का पहला बैराज है जिसकी क्षमता 15 लाख की क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने की है। इसमें जो पानी का स्टोरेज है वो 226 MQM है। ये जो नदी है काली सिंध नदी पे बना हुआ है और इसमें जो भी पानी 27 गेट इसमें लगे हुए हैं, जो भी इसमें पानी आता है उसमें उसका जो डिस्चार्ज है वो डाउन स्ट्रीम में अपने चंबल में जाके मिलता है सर। 5 किलोमीटर आगे चंबल नदी है, उसमें जाके इसका पानी। 1316 करोड़ रुपए का नौनेरा बैराज प्रोजेक्ट अत्यंत आधुनिक तकनीक के साथ बनकर तैयार हो चुका है। बांध के सभी 27 गेट रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होंगे। ये बैराज पूरी तरह से स्काडा ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत काम करता है। सरकार के वंदे गंगा अभियान के बीच राजस्थान के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। इस परियोजना के तहत हाड़ौती के बूंदी, कोटा, बारां जिले के 749 गांवों में पहुंचेगा पानी। आने वाले समय के अंदर नौनेरा बांध से जो नहर निकलेगी, जिस इलाके के अंदर असिंचित है उन सारे इलाके को संचित करने का काम करेंगे ताकि इस इलाके को हम अन्न प्रदान और बना सकें। नौनेरा बैराज से राजस्थान के जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, तिजारा, डीग के साथ मध्य प्रदेश के 12 जिलों को भी होगा फायदा। उजाड़ा क्षेत्र में विकास की तो हमेशा से आवश्यकता रही है। बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है और काली सिंध नदी पर बांध भी नहीं था, यहाँ का पानी व्यर्थ बहता था। अब बांध बनने से इसका अभी ये बांध ही बना है, केवल आगे नहरें नहीं बढ़ी हैं। जब ये नहरें बढ़ेंगी और पब्लिक में पानी जाने लगेगा तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। सौगात दिए बिरला जी ने आके हमें, पूरे क्षेत्र का विकास होगा इससे। पहले बरसात में रोका था ना इसको, जब सही वाटर लेवल हमारे बोरिंगों की, खेतों की ऊपर आ गई और अभी इसका जब बढ़ाव करेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ 50 फुट पे हमारी मोटर चलेगी। बैराज का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था और 2024 में ये पूरा हो गया था। रिकॉर्ड 6 साल में ये डैम बन गया। बीते साल बैराज की टेस्टिंग के समय काली सिंध नदी पूरे फ्लो पर चल रही थी,
जब उसकी टेस्टिंग की गई थी तब ये 24 घंटे में ही फुल हो गया था, जिसमें करीब 48 घंटे तक पानी रोककर टेस्टिंग की गई थी। राजस्थान के कोटा से डीडी न्यूज के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान मक्के की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में किसान टमाटर और खीरे के नए पौधों का रोपण कर लें। यहाँ इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान लोबिया, सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई भी की जा सकती है। पंजाब में किसान इस मौसम में धान की नर्सरी लगा लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में भिंडी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। हरियाणा में भी इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग, उड़द और अरहर की बुवाई कर लें। हरियाणा में इस समय कपास की अमेरिकन और बीटी जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान धान, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। दिल्ली में इस समय अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, तरबूज और लौकी अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान धान की नर्सरी लगा लें। बिहार में इस समय भिंडी और प्याज की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसान जून के तीसरे सप्ताह तक खेतों में कुंदरू और तुरई जैसी बारहमासी फसलों की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों समेत प्रसिद्ध हस्तियों ने योग दिवस पर किया योगाभ्यास। देशवासियों को स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना के अंदर छात्रों के साथ बोट पर किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल को अब पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इन गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से जब्त भी किया जाएगा। कमजोर वैश्विक मांग के बीच सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को सोने का भाव 600 रुपये घटकर 1 लाख के नीचे आ गया। वहीं चांदी 2000 रुपये की गिरावट के साथ 1,05,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।